Hello. Now in this video we will study about the Lesy's regime theory. In previous video we have studied the Kennedy's theory, Kennedy's uh, design procedure for the alluvial channels. Okay. Now in this video we will move further for the Lesy's regime theory. Before that we will study the silt supporting capacity of a channel according to the Kennedy's theory. ओके नाउ सील्ड सपोर्टिंग कैपेसिटी क्या होता है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो भी कैनाल है और जो भी चैनल है जो हम लोग किसी भी रिजर्वायर से डाइवर्ट करने वाले हैं ओके कैनाल हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी रिजर्वायर से डाइवर्ट करेंगे फॉर द इरिगेशन पर्पस ओके नाउ दैट channel will carry some amount of silt from the reservoir ओके ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो भी वाटर उससे फ्लो हो रहा है चैनल से फ्लो हो रहा है वो विदाउट सिल्ट है okay that means the suspended particles in that water that will be carried by that channel from the reservoir only okay now according to the Kennedy's theory वो जो सिल्ट है जो वाटर फ्लो कर रहा है वो सस्पेंशन में होंगे ओके क्योंकि वाटर को सम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो वाटर फ्लो हो रहा है उस वेलोसिटी के उस वेलोसिटी के वजह से क्या हो रहा है कि वो जो सिल्ट पार्टिकल्स है वो सिल्ट पार्टिकल्स सस्पेंशन में है ओके नाउ दैट particles or amount of silt held in the suspension is proportional to the upward forces of vertical eddies okay you are all aware about what is mean by eddies formed in the water ओके एडीज क्या होंगे वो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्टडी किया है एडीज दैट मीन्स दी फोर्सेस ओके जो भी वेलोसिटी है वाटर को वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट क्या होगा सम एडीज फॉर्म होंगे ओके अभी ये जो एडीज है ये एडीज आपके बेड पे फॉर्म हो रहे ओके जो चैनल बेड है उस चैनल बेड में फॉर्म हो रहे ठीक है as they are formed from the bottom okay as they are formed from the bottom their direction will be the upward direction ओके अगर नाउ क्या हो रहा है कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में एडीज फॉर्म हो रहे हैं ये एडीज आपकी जो भी सिल्ट है उस सिल्ट को सस्पेंशन में रख रहे okay that means because of that vertical eddies the silts are not getting deposited at the bottom of your channel okay so according to the Kennedy's theory this amount of silt held in the suspension is proportional to the upward force of vertical eddies okay now these are varies as the bed width and power of velocity of flow in the channel okay that means these the amount of silt जो भी है percentage of silt जो भी है जो suspension में है वो किसके वजह से वैरी होगा तो आपके बेड विड्थ की वजह से वैरी होगा जैसे भी आपकी बेड विड्थ वैरी होगी आपकी सिल्ट भी वैरी होगी ओके बेड विड्थ वैरी हो रही है तो आपकी एडीज का प्रपोर्शन भी वैरी होगा that means your silt suspension amount of silt suspension that will be also varying okay and also because of the velocity okay now यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपकी सिल्ट अमाउंट है वो किसकी वजह से वैरी हो रही है तो बेड विड्थ की वजह से वैरी हो रही है और सम अमाउंट ऑफ दी वेलोसिटी ओके सो हमने पहले भी स्टडी किया है कि कैनेडीज जो है उन्होंने वी नॉट एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी लिया था ओके वी नॉट इक्वल्स टू दी क्रिटिकल वेलोसिटी इन दी channel okay now the qt is nothing but your quantity of silt
transported by that channel. Okay, and Q is the discharge in that channel. Okay, QT जो है, ये QT क्या है आपका, सिल्ट जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी है. ओके, QT क्या है आपका, सिल्ट जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसकी क्वांटिटी है, एंड टोटल डिस्चार्ज इज योर Q. तो सपोज कि आपको परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सिल्ट निकालना है इन दैट वाटर. तो हाउ डिड यू फाइंड दैट परसेंटेज ऑफ सिल्ट इन दैट वाटर? So simply I'll take a ratio of this quantity of silt transported to the discharge in that channel. Okay, obviously क्या होगा, QT डिवाइडेड बाय Q किया तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा, परसेंटेज ऑफ सिल्ट मिलेगा, सॉरी परसेंटेज ऑफ सिल्ट मिलेगा इन दैट वाटर. ओके, नाउ लीव दिस, यू विल I will discuss this first. QT is nothing but your quantity of silt. Now this QT, as I have explained, this is proportional to the bed width and some power of velocity. Okay, so here the proportion sign is there. QT is proportional to B V naught raised to N. Okay, now we have to remove this proportional sign, so we have to take a constant of proportionality, some constant of proportionality here. Small a is taken as the constant of proportionality, so QT equals to a b v naught raised to n. Okay, where a is nothing but your constant of proportionality. Okay, as I have explained this, if I wanted to find out the percentage of silt in that water, then we have to take a ratio of QT by discharge. Okay, so here P will be equals to QT by Q, where QT will be P into Q. ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखें तो Q है, Q that means your discharge. Okay, now let us assume that the channel which is carrying this silt is a wide channel, okay, with a vertical slope. Now how to reform this equation? We can find out the discharge in terms of area into velocity. Okay, in terms of area into velocity. Now the area can be find out by using the width of that channel and the depth. Okay, so here the discharge first find out by using B into D into your velocity. Okay, so substitute this in the place of your discharge. You will be getting the QT value equals to P into B D into V naught. Okay, नाउ अगर यहाँ देखें तो QT का एक इक्वेशन हमें पहले भी मिला है, विच इज A B V naught raised to N, and the second equation is QT equals to P B D into V naught. Okay, both the equations are of QT only, so we can equate RHS of both the equations because the LHS of both equations are same. Okay, so equate the RHS of both equations. You will get AB V naught raised to N should be equal to PBD V naught. Okay, now here if you see both the terms have V naught, B will get cancelled, so the V naught, the powers of V naught can be here. I'll highlight this. Powers of V naught can be taken at the one side, and at the other side the remaining or rest of the terms can be written. Okay, so by doing the
simple calculations, you will get the equation as, here you can see the equation is V naught equals to P by A raised to 1 by N minus 1 D raised to N minus 1. Now here that whole P by A can be taken as C, and D raised to 1 divided by N minus 1 can be taken as it is. So V naught will be equals to C D raised to 1 divided by N minus 1. अगर यहाँ देखे जाए तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली similar to your Kennedy's equation. Okay, now Kennedy's equation is nothing but, here you can see the Kennedy's equation is V naught equals to 0.55 is your constant, m d raised to 0.64. Okay, m d raised to 0.64, and here it is also V naught equals to c d raised to 1 divided by n minus 1. Okay, so we can equate both the powers of d here. Okay, here the power of d is 1 divided by n minus 1, and here the power of d is 0.64. Okay, so equate both the powers, you will get 1 divided by n minus 1 should be equals to 0.64. Now by doing the mathematical calculations, you will get n should be approximately equals to 5 by 2. Okay, so the quantity of silt which is transported by that water is given by, here the n value is known now, which is 5 by 2. So substitute it in the equation of qt. qt मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि qt क्या है आपका, जो क्वांटिटी ऑफ सिल्ट है जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उस वाटर में से, दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट योर qt. ओके, सो qt का इक्वेशन हमें क्या मिला था, a b v naught raised to n. Okay, so the value of n we have calculated as 5 by 2. So substitute it in the place of n. You will get qt equals to a b v naught raised to 5 by 2. नाउ अगर ये इक्वेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज a. Okay, but Kennedy did not determine the value of this constant a. Okay, जो भी सिल्ट सपोर्टिंग कैपेसिटी है किसी भी चैनल की, तो उसमें उन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म किया, लेकिन उस इक्वेशन में जो एक और कांस्टेंट है विच इज ए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उस कांस्टेंट के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, और उस कांस्टेंट के लिए कुछ डिटर्मिनेशन का अलग से फॉर्मूला कुछ भी नहीं है. सो दैट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ दैट Kennedy's theory also. So there are some drawbacks of Kennedy's theory. We will discuss it. First is, Kennedy did not notice the importance of B by D ratio. Okay, this B by D ratio I have already explained in previous videos. We have studied some numerical on this B by D ratio on Wood's table, but Kennedy's did not notice the importance of this B by D ratio. Okay, secondly, he aimed to find out only the average regime conditions for the design of channel. ओके, यहाँ पे क्या है, जो भी रिजिम कंडीशंस है, दैट मीन्स दी सिल्ट कैरी करने के बाद जो भी कंडीशंस है, वो कंडीशंस उन्होंने एवरेज ही लिए हैं. ओके, दैट एवरेज रिजिम कंडीशंस ओनली दे हैव फाइंड आउट.
okay, for the design of that channel. And third is, no account was taken of silt concentration and bed load, and the complex silt carrying phenomenon was incorporated in a single factor m. ओके, अगर हम लोग वी नॉट का इक्वेशन देखें तो क्या है इक्वेशन आपका कि 0.55 m डी रेज टू 0.64. ओके, अगर केनेडीज की पूरी थियरी देखें तो उस थियरी में उन्होंने सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन या फिर बेड पे जो भी सिल्ट डिपॉजिट होगा उसका लोड, दैट मीन्स योर बेड लोड, इसका कोई भी कहीं पे भी जिक्र नहीं है. ओके, दैट मीन्स he hasn't take any account for this silt concentration and a bed load. ओके, जो भी कॉम्प्लेक्स सिल्ट कैरिंग फिनोमिनॉन है, जो भी सिल्ट कैरी करने के बाद जो भी चैनल में जो कुछ भी होगा, वो कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो तो वो सभी उन्होंने एक ही फैक्टर में डिस्क्राइब किया है. दैट फैक्टर इज योर m. okay, in that formula you have one letter that is 0.55 m d raised to 0.64. okay, this m defines all the complex factors for silt. okay, now again they have not defined any silt charges or silt grades in the particular channel. ओके, जो भी सिल्ट कैरी होगा वाटर में से उसका ग्रेडिंग क्या है और उसका सिल्ट चार्ज क्या है वो उन्होंने डिफाइन किया नहीं है. ओके, and also he did not give any slope equation. okay, he did not give any slope equation. okay, also Kennedy's used Kutter's equation for the determination of mean velocity. okay, that means अभी कुटर्स इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुटर्स इक्वेशन यूज कर रहे हैं फॉर द चेजिस कांस्टेंट एंड देन द वेलोसिटी. ओके, दैट मीन्स कुटर्स इक्वेशन के जो भी लिमिटेशंस होंगे वो लिमिटेशंस क्या होंगे, केनेडीज थ्योरी में इनकॉर्पोरेट होंगे. ओके, कुटर्स के जो भी लिमिटेशंस होंगे वो लिमिटेशंस आपके केनेडीज थियरी में भी क्या होंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने कुटर्स इक्वेशन यूज किया है. ओके, these are some drawbacks of the Kennedy's theory while designing a alluvial channel or while designing some canal from the reservoir. okay, alluvial canal from the reservoir. These are some further works on the Kennedy's theory. We will move further for the Lacy's regime theory. okay, now the Lacy states that here there is one statement: dimensions, width, depth and slope of regime channel to carry a given discharge loaded with a given silt charge are all fixed by nature. That means लेसीज जो है उन्होंने क्या स्टेट किया है कि जो भी रिजिम चैनल है, जो भी रिजिम चैनल है, जो रिजिम चैनल सिल्ट कैरी कर रहा है, ओके, उसका जो भी डायमेंशंस होंगे, उसके जो भी विड्थ होगी, डेप्थ होगी या फिर स्लोप ऑफ दैट रिजिम चैनल, these all dimensions are fixed by the nature only. okay, this idea or this statement was first put forward by the Lacy's. ओके, जो भी डायमेंशंस है चैनल के, विड्थ है,
डेप्थ है एंड द स्लोप ऑफ दैट रिजिम चैनल, ओके, जो भी सिल्ट कैरी कर रहा है वो सभी डायमेंशंस जो है वो नेचर फिक्स करने वाला है, ओके, और दीज ऑल डायमेंशंस आर फिक्स्ड बाय नेचर ओनली, okay, this is the statement for your lacies. Now some लेसिस जो है उन्होंने जो भी इक्वेशंस फॉरवर्ड किए हैं वो इक्वेशंस एप्लीकेबल है बिकॉज उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और कैनेडीज के बाद उन्होंने क्या किया है कि उन पर वर्क करके एक्सपेरिमेंट्स कैरी करके पास्ट इन्वेस्टिगेटर्स जो भी है उनके एक्सपीरियंस से भी उन्होंने सब एप्लीकेबल इक्वेशंस पुट फॉरवर्ड किए हैं. तो firstly he has defined the regime channel. Okay, what is mean by regime channel? Firstly, Lacy's defined regime channel is a stable channel transporting a regime silt charge. Okay, regime channel लेसिस ने क्या डिफाइन किया है कि एक स्टेबल चैनल है जो चैनल रिजिम का सिल्ट चार्ज जो भी है वो कैरी कर रहा है, ओके, और ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो अ चैनल will be in regime if it flows in unlimited incoherent alluvium of same character as that transported and the silt grade, silt charge are all constant. Okay, before this you have to understand what is incoherent alluvium, what is regime silt charge and what is regime silt grade. Okay, यहाँ पे रिजिम का जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पहले फॉरवर्ड किया है कि चैनल जो है वो रिजिम में तभी होगा जब वो एक अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम में फ्लो होगा, ओके, ऑफ सेम कैरेक्टर एज दैट ऑफ ट्रांसपोर्टेड. मतलब सिल्ट के जो भी कैरेक्टर्स है उसके कैरेक्टर्स के सेम कैरेक्टर्स क्या होंगे उस एल्यूवियम के, इनकोहेरेंट एल्यूवियम के कैरेक्टर्स होंगे, ओके, एंड द silt grade and the silt charges in that regime channel that all are constant. Okay, now first what is mean by incoherent alluvium? Incoherent alluvium is a soil which is composed of loose granular graded material which can be stored with the same ease with which it is deposited. ओके, उन्होंने पहले क्या डिफाइन किया है कि चैनल रिजिम में कब होगा जब वो जो भी सिल्ट कैरी कर रहा है उसके जो भी कैरेक्टर्स है, मतलब सिल्ट जो भी कैरी उसमें हो रही है उस सिल्ट के जो भी कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स के सेम कैरेक्टर्स उसमें किसमें होने चाहिए, तो इनकोहेरेंट एल्यूवियम के होने चाहिए जिसमें वो फ्लो हो रहा है. ओके, जो चैनल है दैट चैनल विल बी इन regime if it flows in unlimited incoherent alluvium of same characters as that transported. Okay, I hope you understand this. जो भी सिल्ट चैनल में से कैरी हो रहे हैं उसके कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे, ओके, उसका ग्रेडिंग होगा, उसकी पर्टिकुलर वेट वगैरह कुछ तो कैरेक्टर्स होंगे. दैट कैरेक्टर्स एंड दी अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम के कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ओके, और जो भी चैनल है
वो चैनल उस अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम में फ्लो होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो चैनल रिजिम में होगा। ओके, नाउ अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्यूवियम मीन्स वो जो incoherent alluvium means a soil which is composed of loose granular graded material, okay, same as that of your silt। ये भी क्या है, लूज ग्रैन्युलर ग्रेडेड मटेरियल है, जैसे आपकी सिल्ट है वैसे ही सेम है। एंड दिस कैन बी सोर्ड with the same ease with which it is deposited, okay, that means it can be erode with the same ease, जो भी very easily वो क्या हो सकते हैं, सोरअप हो सकते हैं, with which it can be deposited। okay, this is your incoherent alluvium definition। and second is okay second is your regime silt charge। okay, regime silt charge means it is the minimum transported load consistent with fully active bed। okay, silt charge means जो भी आपका silt है, जो भी silt load है minimum जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, that load is your regime silt charge। okay, and the regime silt grade means the name indicates only it is very simple, regime silt grade means the gradation of the silt particles from the smaller particle to the bigger particle। okay, regime silt charge means the minimum transported load, and the regime silt grade means the gradation of the silt particles from smaller to the bigger particle। okay, it does not mean it does not mean the average mean diameter of particle। okay, now regime conditions। okay, a channel is said to be in regime when the some conditions are to be satisfied for the regime। okay, first is the channel, as I have already explained, channel regime में कब होगा, जब it flows in a unlimited incoherent alluvium of same characters as that transported। so the first condition is the channel is flowing in unlimited incoherent alluvium of the same character as that transported। okay, the second condition is silt grade and silt charge are constant। this is also I have explained here, silt grade and silt charge are all constant। okay, and the third condition is discharge from that channel should be constant। okay, there are three conditions for the channel to be in regime। okay, there are three conditions। now if these three conditions are satisfied, then we can say that the channel is a true regime। okay, we can say that the channel is a true regime। okay, now Lessees gave the idea that the regime is not only a one concept। okay, the regime can be a initial regime, then a final regime, and a permanent regime। okay, that means he described very briefly the idea of regime। okay, now what is initial regime, what is final regime, and what is permanent regime? The initial regime, now the initial regime is the condition of
attaining regime of a channel when it form its own section. Okay, when it form its own section. Initial regime is the state of channel that has formed its section only and yet not secured the longitudinal slope. Okay, that means this is the very first step of forming a regime channel. Okay, now that means पहले क्या होगा कि रिजिम चैनल फॉर्म करने के लिए इनिशियल रिजिम मतलब क्या है कि जो चैनल है जिसमें सिल्ट कैरी हो रही है वो चैनल वो फ्री होगा, उसका खुद का सेक्शन फॉर्म करने के लिए वो उसको फ्रीडम है. इनिशियल रिजिम मीन्स इनिशियल स्टेप जब वो खुद का सेक्शन फॉर्म कर रहा होगा. दैट मीन्स वाटर जो है वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, अपने हिसाब से खुद का एक पाथ बना रहा है. ठीक है, दैट पाथ, इनिशियल स्टेज ऑफ दैट पाथ इज योर इनिशियल रिजिम. ओके, जो भी सेक्शन उन्होंने बनाया है, इनिशियल सेक्शन उन्होंने बनाया है, दैट इज योर इनिशियल रिजिम. ओके, अभी यहाँ पे उसने स्लोप नहीं बनाया है. ओके, इनिशियल रिजिम में चैनल खुद का लॉन्जिट्यूडनल स्लोप नहीं बनाता, वो सिर्फ क्या करता है कि खुद के लिए एक सेक्शन फॉर्म करता है टू फ्लो. ओके, इनिशियल रिजिम में क्या होता है कि जो भी वाटर है, जो भी कैनाल चैनल है, वो चैनल खुद के लिए एक ओन सेक्शन बनाता है टू फ्लो ओनली. Okay, it does not form any longitudinal slope here in initial regime. Okay, now the final regime. When a channel is constructed with defective slope, it tries to throw off the incoherent silt on the bed to increase their slopes. Okay, to attain the final regime, the channel forms its section first before the final slope. The channel, after attaining its section, the longitudinal slope will be said to be in final regime. Now, final regime क्या है कि suppose चैनल जो है वो चैनल एक डिफेक्टिव स्लोप से कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, जो भी स्लोप है चैनल का वो डिफेक्टिव है सपोज, तो क्या होगा कि वाटर जो पास हो रहा है वो पास जो हो रहा है वाटर वो क्या करेगा कि उसमें से जो इनकोहेरेंट सिल्ट पार्टिकल्स है, इनकोहेरेंट सिल्ट्स आई हैव एक्सप्लेन यू. इनकोहेरेंट सिल्ट मीन्स द लूज ग्रैन्युलर पार्टिकल. ओके, वो जो इनकोहेरेंट सिल्ट पार्टिकल्स है जो बेड पे है, उन पार्टिकल्स को वो थ्रो करेगा. ओके, कहीं पे भी थ्रो करेगा लेकिन वो थ्रो करेगा. बाय टू फॉर्म अ स्लोप or to increase the existing slope. Okay, to increase the velocity of a self, that क्या करेगा वो water जो भी incoherent silt है वो incoherent silt वो throw off करेगा. ठीक है, now to attain the final regime, firstly that water will form its own section. Okay, firstly the water or channel will form its own section. Okay, then after attaining the section it will form the slope. Okay, that stage is your final regime stage. Okay, that stage is nothing but your final regime stage. Now thirdly, the permanent regime. Here the diagram shows the channel section according to the Lassie's theory.
Let's put the regime conditions, different regime conditions: initial regime, final regime, and permanent regime. So this diagram shows the channel sections according to this regime theory. I will explain this. Firstly, we will move further for the permanent regime. Now, what is permanent regime? When a channel is protected on the bed and sides with some kind of protecting material, a channel section cannot be sewed up, and so there is no possibility of change of section or longitudinal slope. Okay, this stage is called as your permanent regime. Okay, this stage is called as your permanent regime. Now regime की जो भी थियरी है वो थियरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी. यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि परमानेंट रिजिम क्या है कि आपकी जो बेड है एंड साइड्स जो है वो साइड्स परमानेंट प्रोटेक्टिंग मटेरियल से बंधी हुई है. ओके, दैट मीन्स जब भी आपका वाटर उसमें से फ्लो होगा तो क्या होगा, आपकी ना ही तो आपकी बेड सोर होगी और ना ही आपका साइड्स सोर अप होंगे. ओके, दैट मीन्स इरोजन का कोई इरोजन कहीं से भी नहीं होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, दैट मीन्स इफ वी आर गोइंग टू लाइन अप द चैनल्स with some permanent material like a concrete or rocks, then what happened, the sides and beds of the channels are protected. Okay, so there is no any reason for soaring up of sides and beds. Okay, so this condition is called as your permanent regime. Hmm? Now the initial regime and final regime condition is not applicable here because this section is already uh, casted and the slope is also already provided. Okay, if not provided but the silt and water has no capacity to form the own section and to form the own longitudinal slope, because in permanent regime all the sides of your channel are protected. Okay, so here in permanent regimes the regime theory is not applicable. Okay, so line channels are somehow, we can say, the permanent regimes are there. Now again, there is only one section and only one longitudinal slope at which the channel will carry a particular discharge with particular silt grade. Natural silt transporting channels have a tendency to assume a semi-elliptical section. This section that you have seen here, this section is a semi-elliptical section. Okay, the coarser the silt, greater is the waterway of such a channel and narrower the depth. The finer the silt, greater is the depth and the channel closely approximates a semicircle. ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी चैनल में एक ही सेक्शन एंड एक ही लॉन्जिट्यूडनल स्लोप होगा at which the channel will carry particular discharge with particular silt grade. ओके, जो भी सिल्ट उस चैनल में से कैरी हो रही है वो कैरी करने के लिए किसी भी चैनल में एक ही सेक्शन होगा जहां से वो सिल्ट कैरी हो रही है. ओके, और एक ही स्लोप होगा. क्यों ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि जो भी सिल्ट आपकी कैरी हो रही है वो सिल्ट आपके चैनल को क्या करेगी, इरोड करेगी. ओके, और जहां से भी इरोजन होगा
वहीं से क्या होने वाला है, आपका फर्दर सिल्ट कैरी होने वाला है. Okay, that means that is only one section and one longitudinal slope at which the channel will carry particular discharge with particular silt grade. Okay, अभी जो भी नेचुरल चैनल्स है, जो भी नेचुरल चैनल्स है, मतलब जो मैनमेड चैनल्स नहीं है, नेचुरली फॉर्म हुए हुए चैनल्स है, जिसमें से सिल्ट आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है और कैरी हो रही है, that channels have a tendency to assume a semi elliptical section. Okay, this section is, here you can see that the section is semi elliptical section. ये semi elliptical section form क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी सिल्ट है वो सिल्ट आपके साइड्स और बेड्स को इरोड करते हुए जा रही है. ओके, जो इरोड करते हुए जा रही है और आपका जो सेक्शन है वो सेमी इलिप्टिकल बन रहा है. ओके, सो अगर उस वाटर में कोर्सर सिल्ट ज्यादा हुई, दैट मीन्स दी कोर्सर द सिल्ट, व्हाट हैपेंड, जो वाटर वे है चैनल में से, जो वाटर वे है, दैट वाटर वे विल बी ग्रेटर. ओके, एंड जो डेप्थ होगी वो डेप्थ क्या होगी, वो डेप्थ आपकी नैरो होती जाएगी. ओके, दैट मीन्स डेप्थ विल बी इंक्रीज्ड. एंड अगर आपका सिल्ट चार्ज जो है वो फाइनर सिल्ट चार्ज है, फिर ग्रेड, सॉरी, सिल्ट ग्रेड जो है वो फाइनर है, दैट मीन्स सिल्ट जो कैरी हो रही है वाटर में से वो फाइनली ग्रेडेड है. तो फाइनली ग्रेडेड सिल्ट की वजह से क्या होगा, आपकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज तो होगी ही, एंड आपका जो चैनल है वो सेमी सर्कल फॉर्म करेगा. ओके, जो सेक्शन होगा चैनल का, दैट सेक्शन विल बी इन अ सेमी सर्कल फॉर्म. ओके, सेमी सर्कल फॉर्म. अगर कोर्सर सिल्ट हुई तो क्या होगा कि इरोजन आपका डेप्थ में से ज्यादा होगा. ओके, सो आपकी डेप्थ जो है वो नैरो होती जाएगी. एंड वाटर वे आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. ओके, क्योंकि कोर्सल सॉइल, कोर्सर ग्रेडेड सिल्ट है, एंड फाइनली ग्रेडेड सिल्ट हुई तो क्या होगा, आपकी जो भी सेक्शन है वो सेक्शन आपकी सेमी सर्कल फॉर्म करेगी, क्योंकि सभी जगह से आपका क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है. ठीक है, नाउ इफ द चैनल इज कंस्ट्रक्टेड विथ two small cross section for particular discharge and the slope steeper than required, soar will occur till final regime is attained. Similarly, silting will occur in a channel till final regime is attained in a channel with wider cross section and flatter slope than required. Okay, this is very simple. If जो भी चैनल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो चैनल सपोज कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन का है. ओके, स्मॉल क्रॉस सेक्शन का है, एंड जो भी स्लोप उसको दिया हुआ है वो स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप है. ओके, तो स्टीपर स्लोप है and your cross section is too small than required, then what happen, as your slope is too steeper, then the velocity will increase. okay, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि सोरिंग जो है आपके बेड का एंड आपके साइड्स का वो ज्यादा होगा. ओके, एंड स्लोप होने की वजह से वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन वो वेलोसिटी आपकी फाइनल रिजिम तक इंक्रीज होगी. ओके, सो फाइनल रिजिम तक आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से फाइनल रिजिम तक सोरिंग होता जाएगा. ओके, पहले क्या हमने स्टडी किया है कि जो फाइनल रिजिम है वहां पे आपका लॉन्जिट्यूडनल स्लोप फॉर्म होता है. ओके, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन छोटा है और स्लोप आपका स्टीपर है,
than required value, then what happened? The soaring will occur till final regime. Okay, और इसके अपोजिट अगर हुआ, दैट मीन्स वाइडर क्रॉस सेक्शन है एंड दी स्लोप जो है वो फ्लैटर है, मतलब जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो रिक्वायर्ड स्लोप हम लोग ने अटेन ही नहीं किया है और उसको फ्लैटर स्लोप दिया है, तो क्या होगा? आपका क्रॉस सेक्शन तो वाइडर है ही, लेकिन आपका जो स्लोप है वो फ्लैटर है, दैट मीन्स योर वेलोसिटी विल obviously decrease than required velocity. Okay, now if your velocity is decreasing, then what happened? The silt which is carried by that water, that silt particles will get deposited at the bed. Okay, that silt particles will get deposited. That means your silting will occur. Okay, now this silting will continues till your final regime acquires. Okay, that means your final regime तक क्या होगा? सिल्टिंग होता जाएगा. ओके, जब आपका क्रॉस सेक्शन वाइडर होगा एंड योर स्लोप इज फ्लैटर देन रिक्वायर्ड, एंड अगर आपका क्रॉस सेक्शन स्मॉल है एंड द स्लोप इज स्टीपर देन रिक्वायर्ड, then what happened? The soaring will continue till your final regime. Okay, I hope you understand this. Here in this diagram, this paragraph is finely explained. You can see here, this is the coarser silt. When coarser silt is there, you can imagine the section, and when final silt is there, you can imagine the section here. Okay. Now, Lacey's also says that or states that कि जो भी आपकी सिल्ट है वो सिल्ट सस्पेंशन में क्यों रहती है? तो आपकी जो एडीज है उस एडीज के वर्टिकल फोर्स की वजह से. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्टेट्स बाय योर कैनेडी. ओके, नाउ according to the lessees, ADs are not only generated by the bed, but they are also generated from the sides. Okay, now from the bed and from the sides, both the directions are normal to the surface of generation. Okay, that means if आपके जो एडीज है वो बेड से फॉर्म हो रहे हैं, तो वो जो एडीज है वो बेड को नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. दैट मीन्स उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड होगी. एंड अगर आपके साइड्स में से एडीज फॉर्म हो रहे हैं तो क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगी, क्योंकि साइड्स को भी आपके एडीज जो है वो एडीज क्या है? परपेंडिकुलर और नॉर्मल है. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या स्टेट किया है कि जो भी एडीज जनरेट हो रहे हैं वो बेड एंड साइड्स दोनों में से जनरेट हो रहे हैं, एंड दोनों में से जनरेट होने वाले एडीज सरफेस ऑफ जनरेशन को नॉर्मल है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है. Now, hence, the vertical component of ADs generated from the sides will also support the silt. Okay, and Lacey's therefore assumed the hydraulic mean depth as variable. Okay, where Kennedy's ने क्या assume किया था? आपकी जो डेप्थ है वो वेरिएबल है. ओके, लेकिन यहाँ पे लेसीज ने क्या अज्यूम किया है कि उन्होंने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को वेरिएबल अज्यूम किया है, क्योंकि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में आपका एरिया भी आता है और पेरीमीटर भी आता है, तो दोनों में ही आपका क्या है? डेप्थ फंक्शंस तो है ही, एंड आपके साइड्स भी उसमें काउंट होते हैं. ओके,
तो यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ उन्होंने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को वेरिएबल अज्यूम किया है। इंस्टेड केनेडीज ने क्या अज्यूम किया था, उन्होंने डी एज अ वेरिएबल अज्यूम किया था। ओके, एंड ऑल्सो लेसीज जो है उन्होंने जो सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन सेमी एलिप्स अज्यूम किया था। ओके, सेमी एलिप्स अज्यूम किया है। एंड उन्होंने रेजिम चैनल की जो कंडीशंस है, इनिशियल रेजिम, फाइनल रेजिम, ऐसी जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या किए हैं, अप्लाई किए। ओके, सो वी विल मूव फर्दर फॉर द इक्वेशंस हियर। लेसीज जो है उन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स फॉर्म किए हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन वी एंड आर, योर वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ए वर्सेस वी, एरिया एंड वेलोसिटी, सिल्ट ग्रेड, सिल्ट चार्ज, ये सब जो प्रॉब्लम्स है सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने एफ फंक्शन जो है वो डिराइव किया है। उस एफ फंक्शन को उन्होंने सिल्ट फैक्टर के नाम से डिफाइन किया। ओके, जो भी एफ है वो दैट एफ इज रिलेटेड टू दी all the problems with silt charge. Okay, it is defined as or known as the silt factor in regime relationship. Okay, now the first two equations for Lessie's theory are v equals to root of 2 by 5 f r. This is the velocity equation, and the second equation is a f square equals to 140 v raised to 5. Okay, 140 v raised to 5. Now again the equation regime flow equations में उन्होंने again एक equation फॉर्म किया है velocity का 10.8 r raised to 2 by 3 s raised to 1 by 3. Okay, नाउ अभी पेरीमीटर और डिस्चार्ज का जो भी रिलेशन है उसके लिए उन्होंने ये दो दो जो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस लिए हैं और उसके हिसाब से पेरीमीटर का एक इक्वेशन फॉर्म किया है। पेरीमीटर इज 4.75 रूट क्यू। ओके, 4.75 square root of q will be equals to your perimeter. Okay, now VQF का जो भी रिलेशन है उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन यूज किया है AF स्क्वायर का। उसके हिसाब से वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी इज QF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 होल 1 by whole raised to 1 by 6. Okay, whole raised to 1 by 6. Now स्लोप का जो भी रिलेशन है, स्लोप का रिलेशन, उस रिलेशन के लिए भी उन्होंने इक्वेशन फॉर्म किया है और स्लोप के लिए इक्वेशन क्या मिला है कि f raised to 5 by 3 divided by 3340 q raised to 1 by 6. Okay, these are some basic equations that Lecies put forward for the design of alluvial channels. Now we will move further for the Lecies theory for the design of alluvial channel. Okay, for the design of alluvial channel. We will discuss this in next video along with some problems. I hope you have understood the what is the Lecies theory, what is the Kennedy's theory and the drawbacks of Kennedy's theory. In next video we will
briefly discuss this Lacy's theory, how to apply it for the channel design, and we will compare both the Kennedy's and Lacy's theory. Okay, thank you.